एंड एवरीवन, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। और जो भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को समझिए, बिकॉज उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है लोगों के दिमाग में ऐसे चीज़ें चलती रहती है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होती, तो हम उस बारे में जो है अवेयर नहीं होते हैं। तो हमें उस चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो भी चीज़ बताऊंगी बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आप इजीली उसको समझ सके और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। पहली चीज, अब ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, ये बेसिकली जो है किसके ऊपर पहले अटैक करता है, मतलब कौन सी ऐसी बॉडी की सिस्टम है जिसको वो खराब करना शुरू कर देता है या उसको अनबैलेंस करना शुरू कर देता है। तो वो है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारी जो श्वास लेने की नलिकाएं है, हमारी श्वास लेने की जो संस्था है हमारे शरीर के अंदर, उसको ये डिस्टर्ब करता है। जैसे कि हमारा नाक, हमारा गला और हमारे लंग्स, तो ये तीनों जगह पे ये क्या करता है, अटैक करता है। अब इस बैक्टीरिया की, इस वायरस की जो एंट्री है वो हमारे शरीर के अंदर किस रास्ते हो रही है, तो वो हो रही है हमारे नाक के रास्ते। इसलिए पहली प्रिकॉशन हमेशा बोली जाती है कि आपको मास्क जो है वो वेयर करना है, मतलब आपको मास्क पहनना है। और अब कंडीशन तो ऐसी है कि जब भी आप बाहर निकलोगे तो डबल मास्क पहन के निकलिए, राइट। ट्राई कीजिए कि आप N95 मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग मास्क की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अलग अलग होती है। तो जैसे कि अगर मैं देखूं, मैं एग्जांपल दे दूं, तो N95 मास्क जो होता है उसमें 95% बैक्टीरियल प्रोटेक्शन आपको मिलता है। देन जो एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है वो 40 to 45% आपको जो है बैक्टीरियल प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप कोई भी कॉटन का चीज इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको डबल लेयर्ड होना चाहिए वो। जैसे कि हमारा वेस्टीज के जो मास्क है, दे आर 100% कॉटन बेस है और वो डबल लेयर्ड है, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन अच्छा खासा मिल जाता है। बट आई विल सजेस्ट कि कॉटन का तो पहनो, पर उसके ऊपर N95 भी होना जरूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि थोड़ा सा डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट क्या है ना कि कभी भी जब बाहर जाते हो तो वो इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए आपको थोड़ी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसलिए आप पहले कॉटन का पहनो और उसके ऊपर आप N95 डालोगे तो भी चल जाएगा, या दो ही कॉटन के डालोगे तो भी चल जाएगा। तो इस वे में, ताकि पूरा प्रोटेक्शन, जब भी आप बाहर निकलते हो, हाथ ये ना उसको दूर रखना है आपके नाक से हमेशा। हमारी एक बुरी आदत होती है, जब भी हम ऐसे बैठे रहते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारा नाक के पास, हाथ, मुंह के ऊपर बहुत हाथ जो है खेलता रहता है। तो ऐसे नहीं करना है, इसको और इसको हमेशा दूर रखना है, क्योंकि इसी के मार्फत, हाथों के मार्फत इन्फेक्शन ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा आपको आपके हाथों को दूर रखना है आपके चेहरे से, हम स्पेसिफिकली आपका मुंह और आपका नाक, ताकि जो भी आपके हाथों में जर्म्स है वो आपके बॉडी के अंदर चले ना जाए। देखो यहाँ पे ना, हमारे जो नाक के अंदर म्यूकस होता है ना, ये जो बाल होते हैं, ये बहुत सोच समझ के दिए भगवान ने। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। मतलब जब भी कोई बैक्टीरिया अगर आपके नाक के रास्ते अंदर आ रहा है तो वो वहीं पे रुक जाता है। इसलिए हमें जुकाम होता है, म्यूकस फॉर्म होता है। वो क्यों हो रहा है? कि बॉडी डिफेंस कर रही है कि वो म्यूकस ज्यादा सीक्रेट करके, बालों को ज्यादा उगा के वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर ना आए, इसके लिए वो काम करती है। तो इसीलिए हमें हमेशा आपके नॉस्ट्रिल जो है वो क्लीन रखने हैं, एकदम से सही रखने हैं, ताकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारा जो म्यूकस है वो हमेशा हेल्दी रहे, ताकि नाक के रास्ते से अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो तो वो वहीं पे मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो इसके लिए आपको हमेशा मास्क वेयर करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हाथों में जो जर्म्स लगे होते हैं वो किल हो जाए। अब ये बेसिक जानकारी तो सबको है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कोविड के बारे में। अब कोविड को समझने के लिए ना, मतलब थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली कोविड की जो टेस्ट होती है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब 3 टेस्ट आई है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए। पहला तो है आपकी रैंडम एंटीजन टेस्ट। मे बी आपने, जब भी आप मॉल जाते होंगे या आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां पे आपने ये देखा होगा कि आपके नाक से स्वैब लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, एक लिक्विड में डिप करते हैं और फिर वो एक लैंसेट के ऊपर रख देते हैं, और फिर उससे पता चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंस्टेंट, विद इन जस्ट 30 मिनट्स। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ही आपको उसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। जनरली एक इंस्टेंट टेस्ट हम बोल सकते हैं कोविड को डिटेक्ट करने के लिए।
दूसरी जो टेस्ट होती है वो होती है आरटीपीसीआर, जो जनरली की जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप फ्लाइट लेते हो तो आपको आरटीपीसीआर कराना जरूरी है। या एक कंफर्मेटरी टेस्ट होती है कोविड की, वो है आरटीपीसीआर, तो वो की जाती है। अब वो थोड़ी डिटेल टेस्ट होती है। ये जो आरटीपीसीआर की टेस्ट होती है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोविड है या नहीं है, पहले तो ये पता चलेगा। और दूसरा, वो कितने मात्रा में है, कितने मात्रा में वो वायरल लोड क्रिएट कर रहा है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे आरटीपीसीआर जो है वो जानकारी देती है। तो रैंडम एंटीजन में बस इतना पता चलता है दैट यू आर कोविड और नॉट कोविड। तो येस और नो ये बताने के लिए आपको इंस्टेंट रिजल्ट रैंडम एंटीजन देता है। बट आरटीपीसीआर से एक कंफर्मेटरी डिटेक्ट हो जाता है कि कितने मात्रा में वो जीन के इन्वॉल्वमेंट है, कितना वो वायरल लोड क्रिएट कर रहा है। तो आरटीपीसीआर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मिलती है। अब जो तीसरी टेस्ट होती है वो होता है सीटी स्कैन ऑफ योर चेस्ट, जिसका आपने सुना होगा HRCT। ये टेस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो टोटल 3 जो है टेस्ट आती है, रैंडम एंटीजन, आरटीपीसीआर और तीसरा है HRCT। अब ये तीनों टेस्ट का ना कोई नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है। ये तीनों टेस्ट मिलके बस आपको यही साबित करना चाहती है कि आपके बॉडी के अंदर कोविड है या नहीं है। अब ये कैसे, देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी रैंडम एंटीजन टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव आती है, बट आरटीपीसीआर आपकी पॉजिटिव आती है। रैंडम एंटीजन नेगेटिव आ रही है बट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रही है। तो लोग यहाँ पे ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फिर हमारा कोविड पॉजिटिव हुए हम या कोविड नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे आप कोविड पॉजिटिव ही कहलाओगे। ऐसे क्यों? क्योंकि कभी कभी हो सकता है दीज आर टेस्ट, इनकी कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ हैंडलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्यूबेशन प्रॉब्लम हो सकती है, मटेरियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी कभी फॉल्स रिपोर्ट भी आने के चांसेस होते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है कि वो टेस्ट आपके कोविड को डिटेक्ट नहीं कर पाती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो नई स्ट्रेन आई है उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो नई स्ट्रेन है ना बहुत बार डिटेक्ट नहीं हो पाती। लोगों को सिम्टम्स होते हैं पर टेस्ट जो है ना वो कोविड को डिटेक्ट नहीं कर पाती, राइट। तो यहाँ पे अगर आपकी रैंडम एंटीजन नेगेटिव है बट आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप कोविड पेशेंट हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कोविड से रिलेटेड आप कोई भी टेस्ट जब कराते हो ना तो ऐसे नहीं है कि रिजल्ट का वेट करना है। कोविड के टेस्ट करा के आ गए घर, आप खुद को आइसोलेशन में रख दो, खुद क्वारंटाइन हो जाइए जब तक आपका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आता। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है लोग टेस्ट कराने चले जाते हैं, फिर टेस्ट आने के रिजल्ट तक हम यहाँ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, हम मस्त वाले एकदम लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, क्योंकि मे भी ऐसे हो सकता है दो आपके बॉडी के अंदर कोविड चला गया होगा बट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए उसको इन्फेक्ट नहीं किया, बट आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्ट कर दिया तो, और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई होगी तो उनको वो कोविड होने के चांसेस है। और इसी वे में ना कोविड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी वे में जो है वो कोविड फैलते जा रहा है। तो हमेशा जब आप टेस्ट कराते हो तो आपको हमेशा सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन जो है वो खुद को करके लेना है। अब इसके बाद अब जो नई नई केसेस आ रही है उसको आपको समझना जरूरी है। ये हो गया बहुत बेसिक जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब जो तीसरी टेस्ट होती है ना HRCT, इसके बारे में आजकल आपने बहुत सुना होगा, मतलब हर कोई आजकल HRCT कर रहा है। अब ऐसे क्यों? अभी जो नई स्ट्रेन आई है ना वो आपकी आरटीपीसीआर या रैंडम एंटीजन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इंसान को फ्लू होता है, बुखार होता है, सब कुछ होता है, पर फिर भी उनके टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। तो इन दैट केस HRCT करना जरूरी हो जाता है। HRCT करके फिर कंफर्म किया जाता है कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या अदर कोई इन्फेक्शन है। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको सर्दी जुकाम हो रही है, आपको अगर खांसी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो है, ये तो कंफर्म है। बट कौन सा इन्फेक्शन है? कोविड का है, टाइफाइड का है, मलेरिया का है, या आपका न्यूमोनिया का है, टीबी का है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है आपके HRCT टेस्ट से, जिसके लिए आपको CT स्कैन कराना पड़ता है आपके चेस्ट का। तो इसमें पता चलता है फिर वो इन्फेक्शन कोविड का है या कोई अदर इन्फेक्शन है। तो ये कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है हमने कि लोगों को सिम्टम्स है बट दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करवा रहा है, और 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं, सिम्टम्स कमी नहीं हो रहा है, फिर भी नेग्लिजेंस है बहुत बड़ा। और अगर इस चीज को नेग्लिजेंस दिखाओगे, इस चीज को अगर आप निग्लेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर 11वें दिन 12वें दिन आपकी कंडीशन क्रूशियल होने लगती है।
ये चीज आपको समझना है। और फिर हम ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़ते हैं, और फिर हम आइवरमेक्टिन ढूंढते हैं, फिर हम फैबिफ्लू ढूंढते हैं, फिर हम रेमेडिसिविर ढूंढते हैं, फिर हम टोक्लिजिनेब ढूंढते हैं। ये जो कंडीशन आती है ना, ये बहुत सीवियर लेवल की कंडीशन है। और ऐसे नहीं है कि कल तक तो मैं ठीक था और आज मुझे रेमेडिसिविर लग रहा है, ऐसे नहीं होता कभी भी। हमेशा बॉडी आपको बताती है, बट उसको समझना पड़ता है, हम नहीं समझते। हमारी एक ना इंडियन मेंटालिटी चलती है कि ठीक है बुखार आया ना तो चलो हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, बुखार आया ना 2-3 पैरासिटामोल खा लेते, देख लेते हैं मेडिसिन से कम हो जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, फिर हमें लगता है कि नहीं थोड़ी और मेडिसिन बढ़ा देते, खुद ही खुद के डॉक्टर हो जाते हैं। ऐसे मत कीजिए, बिकॉज यही कंडीशन ना क्रुशियल होगी आगे जाके। तो अच्छा है कि आगे जाके हम थोड़ा क्रुशियल फेस करें, आगे जाके कॉम्प्लिकेशन फेस करें। इससे अच्छा आज अगर मुझे बुखार है, आज मुझे फीवर है, आज मुझे खांसी है, आज ही मुझे डॉक्टर को दिखाना है, घर की दवाइयां नहीं लेनी। और आज मुझे खांसी है, बुखार है, मैंने दवाइयां ले ली डॉक्टर से, सिरप पी लिया, सारी चीजें कर ली, और वो बुखार 2 या 3 दिन हो गए, कम नहीं हो रहा। बुखार जो है आइडियली 3 डोसेस के बाद कम होना चाहिए। 3 आप कोई भी एंटी इंफ्लामेटरी या कोई भी पैरासिटामोल खाते हो, या चाहे वो डोलो हो, चाहे वो पैरासिटामोल कोई भी टाइप की हो, या डाइक्लोफिनेक हो, आपका बुखार 3 डोज के बाद कम होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा, आपका बढ़ता ही जा रहा है, तुरंत डॉक्टर को रिकंसल्ट कीजिए। और ये हम नहीं करते। हम डॉक्टर को कंसल्ट कब करते हैं कि जब कंडीशन सीवियर होती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, हम भागते हैं डॉक्टर के पास। और तभी अभी की कंडीशन वैसे रही नहीं है। एक तो पहले हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन उतने जल्दी फटाफट नहीं मिलती है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं, पहले आप आपके फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए पहले दिन। और अगर ये सिम्टम 3 या 3-4 दिन हो गए, कम नहीं हो रहे, रिकंसल्ट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर को बताइए, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे ना, डॉक्टर नहीं समझने वाले, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर सर हमारा बुखार नहीं उतर रहा, हमारी सर्दी जुकाम नहीं उतर रही, हमें अच्छा नहीं लग रहा। फिर आगे क्या होता है, अब पहले जो है ना HRCT मतलब सीटी स्कैन जो है ना 7वें या 8वें दिन पे करने के लिए बोलते थे, क्योंकि तब की जो कंडीशन थी वो थोड़ी अलग थी। बट आजकल जो है आपको आजकल जो है वो आपको HRCT ना या CT स्कैन जो है 3 या 4 दिन के बाद ही करने के लिए बोल देते हैं, अगर आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं तो। क्योंकि आगे जाके कंडीशन क्रूशियल ना हो, ताकि पहले से ही पता चले कि ये कोविड जो पहले नाक में था, गले में था, कि अभी लंग्स के अंदर भी एंटर हो चुका है क्या, ये पता करने के लिए एक्चुअली CT स्कैन किया जाता है। और अगर आपके लंग में इन्फेक्शन चला जाता है तो आपका बुखार जल्दी नहीं उतरता। नॉर्मल गले में है कोविड इन्फेक्शन, अगर आपके नाक में है तो बुखार आपका 3-4 दिन में उतर जाता है। बट वो इन्फेक्शन अगर ज्यादा लेवल पे होगा, उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी होगी, तो यहाँ पे वो बुखार जल्दी नहीं उतरेगा जब तक आपके लंग का इन्फेक्शन कम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और ये कोई आके आपको नहीं बताने वाला, ये खुद को करना पड़ेगा आपको, राइट। अभी यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स है, या जितने भी मेडिकल बैकग्राउंड से है, इनको ध्यान देना है आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि उनको इतनी सारी बातें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमारे मम्मी पापा को आदत होती है कि हम गोलियां खाते रहेंगे, देख लेंगे यार बुखार तो होता रहता है। बट इस बुखार को एक ऐसे नेग्लिजेंस में मत लीजिए, क्योंकि ये बुखार ना आपके पूरे बॉडी को खराब कर सकता है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये आपके बॉडी को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गई कुछ बेसिक टेस्ट रिलेटेड टू योर कोविड। अब जाते हैं इसके आगे, सिम्टम्स को कैसे मॉनिटर करें। जैसे कि मैंने पहला बोला है कि बुखार जो है कितना होना चाहिए, और बुखार नापने के लिए हर किसी घर में पर्सनल थर्मामीटर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं थर्मामीटर यूज कर रही हूँ, वही थर्मामीटर मेरे मम्मी को है, वही थर्मामीटर पापा यूज कर रहे। डोंट डू लाइक दैट। हर एक का मोबाइल फोन अलग होता है ना, किसी का ऐसे होता है कि पापा का फोन ही यूज कर रहे हैं हम, नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है, राइट। तो थर्मामीटर भी हर एक का अलग होना चाहिए। 150-200 रुपए में थर्मामीटर मिल जाता है, 15-20 हजार का मोबाइल खरीद सकते हैं, तो उसके सामने तो थर्मामीटर कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो वो पर्सनल होना चाहिए सबका, क्योंकि हम उसको मुंह में डाल रहे हैं या आपके अंडर आर्म्स में रख रहे हो, कहीं पे भी वो आपकी बॉडी को टच हो रहा है ना, तो बहुत सारी इन्फेक्शन वो थर्मामीटर के ऊपर भी तो आ सकता है, तो वो भी तो इन्फेक्ट कर सकता है किसी और लोगों को। तो थर्मामीटर जो है पर्सनल होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, 99 से अगर आगे जाता है आपका बॉडी टेम्परेचर, 99 से अगर
आगे जाता है या 37 के आगे जाता है। दो रीडिंग्स होती है, 37 और 99। तो डिजिटल अगर आप थर्मामीटर यूज करते हो तो उसमें 99 के अबाव नहीं जाना चाहिए, और नॉर्मल जो एक मर्क्यूरी वाला होता है वो यूज करते हो तो 37 के आगे। दो स्केल होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो 99 एंड 37 के आगे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके आगे है इट मीन्स वो फीवर है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका बुखार है। तो उसके अगर आगे जा रहा है तो उसी दिन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मे बी थोड़ी ही दवाइयों में आपका बुखार कम भी हो सकता है। दूसरी चीज जो होती है वो होता है सर्दी जुकाम। पहले दिन आपको दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले क्या होगा, छींके आएगी, फिर खांसी आएगी। और ये जो कोविड की जो खांसी होती है ना, वो गीली खांसी नहीं होती, वो सूखी खांसी होती है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि गीली खांसी होती है जब हमें इन्फेक्शन होता है, बट स्पेसिफिकली कोविड के केस में क्या हो रहा है, सूखी खांसी आती है। और आपके बलगम का जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, येलो नहीं होता। और इसमें हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि येलो बलगम इन्फेक्शन वाला देखने की हमें आदत लग गई है, तो ये येलो नहीं होता, ये व्हाइटिश होता है। तो हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। आपकी खांसी कंटिन्यूअस चलती है इसमें, और नाक से फिर पानी बहेगा, नाक में एकदम चौकअप हो जाएगा नाक, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे फ्लू होने के बाद कैसे आपको फील होता है, बस वैसे आपको यहाँ पे फील होगा। तो अगर ये सिम्टम्स भी 3 दिन से अगर ज्यादा है, बुखार भी 3 दिन से ज्यादा है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, रिकंसल्ट करना है। पहले दिन तो आपने कंसल्ट किया है और 3-4 दिन के बाद आपको रिकंसल्ट करना है कि बुखार कम नहीं हो रहा, सिम्टम्स कम नहीं हो रहे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके दे देंगे या कुछ मेडिसिन चेंज कर देंगे, या एज पर देयर गाइडेंस जो वो आपको बोलते हैं। चाहे वो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी बोले, गो फॉर दैट ब्लड टेस्ट, क्योंकि डॉक्टरों को भी तो पता होना चाहिए ना, 3 दिन हो गए बुखार क्यों नहीं कम हो रहा, बॉडी के अंदर ऐसे क्या हो रहा है कि बुखार कम नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देंगे, डू दैट ब्लड टेस्ट। ऐसे मत समझिए कि डॉक्टर बेवफा, फिर डॉक्टर सिर्फ लिख के देते हैं, ऐसे नहीं होता। हर डॉक्टर जो है पेशेंट को देख के उसकी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये हो गई जनरल बात। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, दैट इज ऑक्सीजन लेवल। जैसे पहला थर्मामीटर आपके घर में होना चाहिए, वैसे एटलीस्ट एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। मतलब पर्सनल ऑक्सीमीटर नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, बट एक ऑक्सीमीटर तो आपके घर में होना जरूरी है। अब ऑक्सीमीटर चेक क्यों, ऑक्सीमीटर की क्या जरूरत है, तो ऑक्सीमीटर में होता है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, आपकी SpO2 वैल्यू। अब वो कितनी होनी चाहिए, तो आइडियली आपकी SpO2 वैल्यू जो है ना वो 95 लेके 100 के बीच में होनी चाहिए। नॉर्मल आपकी SpO2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 95 से लेके 100 के बीच में। और उसमें भी जैसे कि मैं हो, आप हो, हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, हम एकदम से नॉर्मल वाली जिंदगी जी रहे हैं, मैं तो बोलूंगी इस कंडीशन में आपका 99-98 के बीच में ये ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होना चाहिए। 97-96 भी नहीं जाना चाहिए। मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी एलर्जी अगर आपको होगी तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो कवर अप हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पानी अच्छे से पीते रहिए, गर्म पानी पीजिए, इसको आपको हेल्दी रखना है, तो आपको ऑक्सीजन भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि एंटर ऑक्सीजन कहाँ से हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाता है, सिर्फ ये 2 नॉस्ट्रिल से। और इसमें अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। मुंह के रास्ते भी ऑक्सीजन इतना नहीं जाता जितना आपके नाक के रास्ते जाता है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो आइडियल वैल्यू क्या होती है, 95 से 100, और एक जनरल आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 98 एंड 99, एक नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब क्रूशियल कंडीशन कब क्रिएट हो रही है, देखो अगर आपको ऑक्सीजन ड्रॉप आउट हो रहा है 94, 92, 93, 91, इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी जो है वो ले नहीं पा रही, ऑक्सीजन की लेवल आपके बॉडी के अंदर कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अगर आपके घर में कोविड का पेशेंट है या कोई भी न्यूमोनिया का भी इनकेस पेशेंट होगा, अगर आपके घर में ऐसे कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड पेशेंट है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो एनी अदर लंग डिस्फंक्शन या लंग इन्फेक्शन वाला पेशेंट हो, उनको ऑक्सीजन लेवल 94, 93 ऐसे ड्रॉप आउट होते जा रहा है, उसी टाइम पे डॉक्टर कंसल्ट कीजिए एंड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेके जाइए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है मतलब आपके बॉडी की लंग कैपेसिटी कम हो रही है ऑक्सीजन कैरी करने की, मतलब इन्फेक्शन तेजी से स्प्रेड हो रहा है आपके बॉडी के अंदर। तो वेट मत कीजिए कि 80-85 पे जाएगा तब हम देख लेंगे, फिर बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी, ठीक है। 94, 93, 92 ऐसे ही ड्रॉप हो रहा है, तुरंत उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
मे बी कुछ टेक्निक की वजह से, टेक्निक जो होती है प्रूनिंग, प्रूनिंग के बारे में सुना आपने? प्रूनिंग टेक्निक होती है, ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाती है तो यूट्यूब भी कर सकते हो आप, यूट्यूब पे भी प्रूनिंग टेक्निक है, बहुत इजी है। आपको एक यहाँ पे तकिया लगाना है, पेट किया 2 तकिया, पाव किया, थाइस किया 1 तकिया, उल्टा सोना है। तो ये तो आप तब तक कर सकते हो, पर तभी कीजिए जब आप उसकी नॉलेज लेते हो और आपको प्रैक्टिस हो, अदरवाइज फिर गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस है तो ही कीजिए, या अदरवाइज अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि अभी आप नॉर्मल हो ना, अभी ट्राई कीजिए, आप खुद महसूस करोगे कि आपके ऑक्सीजन लेवल में कितनी ड्रॉप चेंजेस आते हैं, ठीक है? तब तक आप वो प्रूनिंग कर सकते हो, पर अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन, और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इतना भी अगर आप कर लोगे ना, आप आसानी से आप कोविड कंडीशंस को मैनेज कर सकते हो। डोंट बी लाइक कि मैम हम स्पाइरुलिना खा लेते हैं, हम कोई वो एंजियोस्पर्म या ऐसे कोई मेडिसिन आई थी ऐसे कुछ खा लेते हैं। डोंट डू दैट। हमें नहीं पता ना कि वो चीजें कैसे काम कर रही है या हमारे शरीर के अंदर जाके वो सूट होगी कि नहीं। ऐसे क्रुशियल टाइम पे कोई भी और चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ डॉक्टर से ही बात करनी है, डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, राइट? अब इसके अंदर ना और एक वैल्यू होती है जिसका नाम है PR, दैट इज पल्स रेट। अभी आइडियल पल्स रेट क्या होता है आपके बॉडी का? वो होता है 60 से लेके 100 के बीच में, 60 से लेके 100 के बीच में आपका जो है नॉर्मल पल्स रेट होता है। जैसे अभी आप बैठे हो, आपका पल्स रेट 60 से 100 के बीच में होगा। बट अगर मान लो मैं योगा कर रही हूँ या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं चल के आई हूँ, दौड़ के आई हूँ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर मेरी हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका पल्स रेट जो है 120 तक टच कर सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई है तो आपका पल्स रेट ज्यादा हो सकता है, बट मैक्सिमम 120। बट अगर आप कोविड पेशेंट हो या कोई भी इन्फेक्शन वाला पेशेंट हो और आपका ब्लड प्रेशर आपका जो पल्स रेट है अगर वो 120 क्रॉस कर देता है, 125, 130, 140, तो तुरंत उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि देखो लंग यहाँ पे है तो हमारा हार्ट यहाँ पे है, दोनों आजू बाजू रहते हैं, दे आर गुड नेबर्स, वो एक दूसरे के सगे नेबर्स है वो, राइट? तो अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरों को भी तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड के पेशेंट को आजकल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेजेस, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। क्यों? क्योंकि एक दोनों साथ साथ में रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं ना, तो उनका प्यार थोड़ा ज्यादा है। एक दुखी हो जाता है तो ये भी दुखी हो जाता है, तो अगर एक दुखी हो रहा है तो दूसरे को तो हमें संभालना पड़ेगा, इसलिए हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो आपका पल्स रेट भी आपको देखना है। तो दोनों रीडिंग ना आपके ऑक्सीमीटर पे आती है, तो दोनों आप चेक कर सकते हो। तो 120, 125 हो रहा है, 130 हो रहा है, 140 हो रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, प्लीज उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि आगे जाके कोई हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना हो। और उसी टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा पल्स रेट जो है अच्छी बात नहीं होती। ये हार्ट की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में करा सकता है या उसी टाइम पे भी करा सकता है। वी नेवर नो कि क्या हो सकता है, राइट? तो पल्स रेट आइडियल क्या होना चाहिए? 60 से लेके 100 तक नॉर्मल पोजीशन पे, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 120 तक वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे क्या आता है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि डॉक्टर ना कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देता है, डी डाइमर टेस्ट, और तीसरा होता है आपकी कुछ CBC टेस्ट वगैरह होती है, लिपिड टेस्ट वगैरह होती है, नॉर्मल ब्लड काउंट होता है। तो देखो यहाँ पे ना डॉक्टर अगर आपको C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं या आपको डी डाइमर करने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट गो फॉर दैट। अब ये दोनों टेस्ट क्या बताती है, तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। पहला है आपका C रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये जो C रिएक्टिव प्रोटीन होता है ना, ये आपको इन्फ्लामेशन के बारे में बताता है। जितना आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन उतना इन्फेक्शन ज्यादा, मतलब ये दोनों बहुत कोरिलेट करते हैं। इन्फेक्शन ज्यादा, इन्फ्लामेशन ज्यादा, इन्फ्लामेशन कम, इन्फेक्शन कम, राइट? तो इससे पता चलता है कि कोविड की सीवियरिटी, मतलब कोविड या कोई भी इन्फेक्शन की सीवियरिटी आपके बॉडी के अंदर कितनी है। C रिएक्टिव प्रोटीन अगर ज्यादा आता है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसलिए डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं। दूसरा होता है डी डाइमर टेस्ट। अभी जो डी डाइमर टेस्ट होती है ना, ये आपके ब्लड कोएगुलेशन के बारे में बताती है। आपने जनरली देखा होगा, जैसे कि मैम भी अभी आपको आगे बताएगी, कि लंग में जो क्लोट्स फॉर्म होते हैं
उसकी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है, उसके ऊपर मैम आपसे डिस्कस करेंगी। बट एक छोटी आइडिया दे देती हूँ कि ब्लड कोएगुलेशन मतलब आपने देखा होगा कि लोगों के लंग्स में क्लॉट फॉर्म हो रहे हैं कोविड वाले, आपने ये केसेस बहुत देखी होगी, और उसी वजह से फिर एकदम ऑक्सीजन सप्लाई ड्रॉप हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे डी डाइमर आपके ब्लड कोएगुलेशन के बारे में बताता है। तो अगर आपका डी डाइमर ज्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर क्लोटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों से ये समझ में आता है, पहला तो सीवियरिटी कितनी है, और दूसरा आपके लंग की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है या नहीं है, आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही है इस इन्फेक्शन की वजह से। तो ये समझने के लिए 2 टेस्ट की जाती है। तो ये टेस्ट को कभी स्किप मत कीजिए। आई विल सजेस्ट कि ईच एंड एवरी पेशेंट इस टेस्ट को फॉलो कीजिए, बिकॉज ये बहुत हमें एनालिसिस देती है। देखो डॉक्टर आपको जो भी अभी बातें आपको आपके लिए बता रहे हैं ना, वो आपके भले के लिए बता रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी श्योर नहीं है कोविड के लिए कि कौन सी मेडिसिन दे, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर इंजेक्शन है वो जो दे हम काम करेगा, कोई भी श्योर नहीं है। इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। तो डॉक्टर अभी आपके लिए जो सजेस्ट कर रहे हैं प्लीज गो विद दैट, बिकॉज उनके हाथ में जितना बेस्ट पॉसिबल है ना, दे आर डूइंग दैट। मतलब वो पीछे नहीं रह रहे हैं। अगर जरूरत लगती है स्टीरॉइड्स की, डॉक्टर दे आर ऑल्सो गिविंग, बिकॉज पेशेंट बचना बहुत, ये कंडीशन ऐसी है ना, एकदम सीवियर हो जाती है और फिर अनकंट्रोल हो जाती है चीजें हाथ से बाहर। एक तो हमारे पास वेंटिलेटर बहुत कम है, बहुत सारी चीजें कम होती जा रही है, तो हमें पहले तो पेशेंट को स्टेबलाइज करना जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर के कहने मानो, और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो चीजों को आपको मॉनिटर करना है, जैसे आपका बुखार है, आपकी सर्दी खांसी है, 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका पल्स रेट कितना होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए, इतनी भी चीजें रोज मॉनिटर करो। और ये हर 2-2 घंटे में मॉनिटर करो, ऐसे नहीं दिन में 1 या 2 बार कर लिया। ऑक्सीजन सैचुरेशन हर कोविड पेशेंट का हर 2 घंटे में चेक होना जरूरी है। और आपका जो फीवर है वो आपके 3 से 4 घंटे में चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर जो है ना, वो हमेशा टैबलेट देने के बाद इंस्टेंटली चेक मत कीजिए। जैसे कि मानो मैंने अभी डोलो 650 खा ली है या पैरासीटामोल खा ली और मैं फीवर चेक करूँ, नॉर्मल ही आएगा। तो यहाँ पे आपको फीवर जो है टैबलेट खाने के 1-1.5 घंटे के बाद देखना है, राइट। टैबलेट खाने के बाद तो कम ही आएगा, राइट, क्योंकि आपने टैबलेट खा रखी है तो वो तो एक्शन देगी। 1.5-2 घंटे के बाद भी अगर आपका फीवर आ रहा है तो ही कंसल्ट योर डॉक्टर। और क्योंकि हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं, आपको ये सेम बातें समझ के आगे रेप्लिकेट करना है, राइट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल, गिव मी अ सेकेंड। आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। सो टॉकिंग अबाउट कोविड, जैसे आपको अभी प्रणाली मैम बता ही रही थी कि आपका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो कहाँ है, वो आपके नोज के एरिया में है, पैरानेजल साइनस एरिया में, राइट। अब क्योंकि नोज के एरिया में है, एंड हम पिछले टाइम जो पिछला वेव हमारा कोविड का आया था, उस टाइम हम क्या कर रहे थे, उस टाइम वी वर कंप्लीटली फोकसिंग कि हम गर्म पानी पिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूटीन में काढ़ा वगैरह पिए। आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, कि आप पीजिए गर्म पानी, आप काढ़ा पीजिए, बट ये ध्यान रखिए कि साइट ऑफ इन्फेक्शन इधर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि यहाँ पे जो नोज में आपका इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, राइट। एक और बात जो हमें बहुत ज़्यादा समझना है कि इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत हाई है। दैट मीन्स घर में किसी एक को हो जा रहा है तो दूसरे तीसरे इंसान को, घर में सबको हो जा रहा है, मैक्सिमम लोगों को हो जा रहा है। बट ऑल्सो यू शुड नो कि हम जहाँ पे भी अभी हैं, पिछले साल से क्योंकि हमने कई सारा काम अपनी इम्यूनिटी पे किया है, काढ़ा पिया है, सप्लीमेंट्स लिया है, थोड़ा अवेयर हो गए हैं अपने बारे में, मास्क पहना है, खुद को सैनिटाइज रखा है, हाथों को सैनिटाइज किया है, मोर और लेस हमने ये काम किया ही है। तो हमारी इम्यूनिटी और हमारा प्रिवेंशन का तरीका वैसे भी अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वी आर यूज्ड टू इट। ये प्रॉब्लम इन्फेक्शियस है, जल्दी फैल सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हो, आप ढंग से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, तो इस प्रॉब्लम से आप निकल के बाहर भी आ सकते हो। ऑल दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना है।
जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सप्लीमेंट लेते रहना है, या अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको क्विकली आपको जाके कंसल्ट करना है, उनसे सलाह मशवरा लेना है एंड अकॉर्डिंगली अपने केस में आगे मूव करते रहना है, बिकॉज दिस डिजीज नीड्स क्विक डिसीजन। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते सोचने के लिए कि अच्छा अभी SpO2 कम हो रहा है, अब क्या करना है एक्सेट्रा। वी नीड टू थिंक जल्दी, वी नीड टू टेक एनी डिसीजन क्विकली। तो इसीलिए आपको ये रोज रोज मीटिंग्स की जा रही हैं, बताई जा रही हैं आपको डिफरेंट चीजें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस समय क्या करना है, कैसे एनालाइज करना है, राइट। तो आपको जल्दी जल्दी बस डिसीजन लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रॉब्लम में, राइट। अब बदलाव क्या क्या हुए हैं, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, आपका जो वायरस है उसका स्ट्रेन बदल गया है। इसीलिए आप कई लोगों में देखिए जो लोग नेगेटिव भी टेस्ट हो रहे हैं उनको तमाम सिम्टम्स है, राइट, तमाम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किसी को भी अगर सिम्टम्स हैं उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, अपनी राइट। भाप क्यों लेंगे, भाप लेने से आप जब भाप लेते हो तो आपका जब सर्दी जुकाम रहता है तो क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, और हम भाप लेते हैं तो क्या होता है, हमारा नोज थोड़ा ओपन हो जाता है। दैट क्लियरली मीन्स कि स्टीम कहाँ जाता है, हमारे नोज में, राइट, क्योंकि आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन इधर है, नोज है। तो आप जब स्टीम लोगे तो आपको नोज से और माउथ से दोनों से इनहेल करना है, केवल माउथ से या केवल नोज से आपको स्टीम नहीं लेना है, दोनों से आप स्टीम लीजिए, ताकि इधर जो भी आपका वायरस है वो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो, पैरालाइज हो जाए, वीक हो जाए। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आपका जो वायरस है वो वहीं पे वीक हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट कर लेगी, वायरस कम होने में या खत्म होने में मदद मिलेगा, आप जल्दी प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हो, राइट। 2 से 3 बार आप लीजिए, और ये बात का ध्यान रखिए कि वट एवर आर द रैंडम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपको रैंडमली इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस पर विश्वास नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो कि हम लोग व्हाट्सएप पे बड़े एक्टिव हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं। जब तक आपको कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले जो आपको पर्टिकुलरली कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट बता रहा है, कोई डॉक्टर बता रहा है, तब तक उसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पीछे ही कई सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे जहां पे बोला जा रहा था कि आप स्टीम ले लीजिए, इसमें कोई एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, राइट। कोई ऑयल कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप स्टीम लेते हैं, आप स्टीम में चाहें तो तुलसी ड्रॉप डाल लीजिए, आप इसके साथ ही जो हमारा कर्क्यूमिन प्लस है उसका 1 से 2 कैप्सूल डाल सकते हैं, राइट। काविक्रोल डालते हैं, वो भी डाला जा सकता है, बट आपके लिए जरूरी है समझना लॉजिक कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तुलसी हमको पता है कि सर्दी खांसी में, सर दर्द में काम करता है, राइट। करक्यूमिन क्यों डालेंगे, करक्यूमिन क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन है, जब आपको सर्दी जुकाम जकड़न हो रहा है तो इंटरनली आपके बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, करक्यूमिन उस पर काम करता है, राइट। तो करक्यूमिन इसलिए लिया जा सकता है, एंटीसेप्टिक होता है, आपके बॉडी में जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसको मारने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है, तो इसलिए ये दोनों चीजें डाली जा सकती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आप भरोसा ना करें, रैंडमली कुछ भी करना शुरू ना कर दें, एज लॉन्ग एज कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट आपको कुछ नहीं बता रहा है, राइट। ममता जी नहीं, विक्स डालने के लिए जरूरी नहीं है, विक्स आपको लगाना है आप लगाइए, इसको पानी वानी में नहीं डालना है, इन्हीं चीजों की मैं बात कर रही हूँ, रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, राइट। अच्छा, कमिंग ऑन नेक्स्ट, ये वाला जो आपका कोविड का स्ट्रेन है ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्या होता है, आपको जैसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, पहले कुछ दिनों में, पहले 2 से 3 दिनों में क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन कई बार इधर ही है, राइट, इसीलिए नोज से स्वैब लिया जा रहा है तो वहां पे डिटेक्ट हो जा रहा है कई केसेस में, तो आपका इन्फेक्शन पहले इधर है, राइट। उसके बाद ये धीरे 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 आपके थ्रोट में जाता है, फिर धीरे 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 आपके लंग्स में जाता है, राइट। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ऐसे 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 आपके बॉडी में ये ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। अब जब ये वायरस आपके लंग्स में पहुंच जा रहा है
तो ये क्या कर रहा है, क्लॉटिंग करना शुरू कर दे रहा है, ब्लड क्लॉट्स बना रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स? की जहां भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड क्या है, फ्लूइड है, वहां पे क्या बनने लगता है, क्लॉट बनने लगता है, यानी कि बहुत सारा ब्लड साथ में ऐसे जुड़ जाता है और वो फ्लूइड नहीं रहता है, पानी जैसा नहीं रहता है, रादर एक थोड़ा सेमी सॉलिड बन जाता है। तो जहां भी क्लॉट बन जाएगा वहां से जो भी पास हो रहा था नहीं हो पाएगा। मतलब हार्ट में अगर क्लॉट बन जाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। लंग में अगर क्लॉट बनेगा तो एयर नहीं पास हो पाएगा, आपका ठीक से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका SpO2 लेवल कम होगा। ऑक्सीजन ठीक से बॉडी में नहीं पहुंचेगा, अलग अलग ऑर्गन्स को जिनको ऑक्सीजन चाहिए, पूरे ऑर्गन को, आपके बॉडी में हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें बॉडी में आ सकती हैं। इसीलिए कई केसेस में लोगों को कोविड, जिनको पॉजिटिव हो जा रहा है, उनके बॉडी में रैशेस भी आने लग रहे हैं अगर क्लॉटिंग हो जा रही है, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि कोविड के साथ हो सकती है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कई लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है लोगों को कि क्लॉट हो जा रहा है, कोविड की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो लोग कभी भी CT स्कैन करा ले रहे हैं, कभी भी ब्लड थिनर्स लेने लग रहे हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर ब्लड थिनर्स लेने हैं या CT स्कैन कराना है, डॉक्टर शुड गाइड यू। या स्टेरॉइड्स भी दिया जा रहा है कई केस में, लेकिन ये डॉक्टर्स के गाइडेंस के बाद ही आप लीजिए। हम अभी आपके साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स डिस्कस करेंगे जो शुरू से ही लिए जा सकते हैं, क्लॉट्स को कम करने में मदद करता है, SpO2 लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। तो रादर आप वो सप्लीमेंट्स ले लीजिए, बट जितने भी फार्मास्यूटिकल्स है, जितने भी मेडिसिन है, वो आप वेट करिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब ही लेना स्टार्ट करिए, राइट। तो कौन कौन से सप्लीमेंट अब हम ले सकते हैं, कौन कौन से केसेस में कौन कौन से सप्लीमेंट्स को देना जरूरी है, ये आप अपने पास नोट डाउन करके काइंडली रख लें। सबसे पहला सप्लीमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सी बकथॉर्न। अब आपने कई सारे ऐसे वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना होगा जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेना। तो एक जो हम चीज़ अपने रूटीन में ज़रूर ले रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटामिन जो हम ले रहे हैं, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितना भी आपका इम्यूनिटी बिल्डअप है, विटामिन सी के थ्रू इम्यूनिटी एक तो इम्प्रूव होने में मदद मिल रही है, इम्यूनिटी जल्दी इम्प्रूव हो रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी लोगों को कोविड की प्रॉब्लम हो रही है, उनमें आपने ये भी देखा होगा कि कोविड की प्रॉब्लम में कई लोगों को सर दर्द, डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई लोगों को ब्रेन फॉग हो रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, जगे हुए हैं लेकिन लग रहा है कि कॉन्शियस नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं। राइट नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टिल द टाइम आप दोनों वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, टिल द टाइम आपने दूसरा डोज ऑफ वैक्सीन लगवा लिया है और उसके बाद 1 महीना पास हो चुका है, 1 महीना उसके बाद बीत चुका है, तब तक आपको अपना कुछ सप्लीमेंट लेना बंद नहीं करना है, राइट। उसमें पहले जो सप्लीमेंट है वो है सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न हम लेना बंद नहीं करेंगे एटलीस्ट टिल द टाइम आप वैक्सीनेटेड हो और उसके बाद 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, राइट। आफ्टर वैक्सीनेशन भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स अपने रूटीन में जरूर रखिएगा जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, राइट। तो दैट कैन बी डेफिनेटली सी बकथॉर्न। और भी हमारे पास इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ऑल दो सी बकथॉर्न मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप 1 साल तक इसको लेना ही बंद मत करें, राइट। इसमें जिंक भी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है कोरोना के टाइम पे लेने को। तो विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम इसमें है जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपके जो भी फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है आपके बॉडी में उसको नहीं होने देते हैं। अपार्ट
फ्रॉम दैट जिनको कोविड की प्रॉब्लम है या जो लोग रिकवर कर रहे हैं कोविड से, उनको बहुत ज़्यादा लथार्जी, थकान, नींद आना, मांसपेशियों में दर्द होना, मसल्स में सोरनेस होना, ये अलग अलग दिक्कत आ रही है, तो उनको भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं ताकि शरीर में जो फटीग का प्रॉब्लम है उस पर काम किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब पिछला स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तो हम लोगों को पता चलता था कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको ये कोविड पॉजिटिव वो जल्दी हो जा रहे हैं, राइट। अभी भी सिमिलर केस है, बस ये हो गया कि यूथ में भी, अर्ली एजेस में भी लोगों को कोविड होने लगा है। लेकिन अगर किसी को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनको सी बकथॉर्न जरूर देना है। क्यों देना है? क्योंकि उनका कम से कम जो अंडरलाइन डिजीज है, जो थोड़े सालों से जो दिक्कत चल रही है, वो अंडर कंट्रोल रहे, ताकि अगर कोविड की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है तो कोविड की प्रॉब्लम को ही हमें मॉनिटर करना पड़े। ये नहीं कि हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई है उसी समय, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सी बकथॉर्न लेके हम इन प्रॉब्लम्स पे काम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को इन कंट्रोल रख सकते हैं। कई लोगों को कोविड के बाद या कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, पोस्ट कोविड कई लोगों को डायरिया हो जा रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए भी सी बकथॉर्न लिया जा सकता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूसेस को बनाने में मदद करता है, आपके लिवर का फंक्शन ठीक रखता है एंड इन टर्न आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। तो इसीलिए सी बकथॉर्न ऐसे कंडीशन में दिया जा सकता है। कितना देना है? टिल द टाइम यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, आप जब तक वैक्सीनेटेड नहीं हो, आपने दोनों डोसेज नहीं ले ली हैं, या अगर आप एक ओल्ड एज पर्सन हो, तो आपको 1 साल तक कम से कम 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। इफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, जब आप वैक्सीनेट हो जाओ उसके बाद 1 महीना निकल जाए, तब आप 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा अगर फिलहाल जब तक कोरोना आपके न्यूज में आ रहा है, आपको पता है लोगों में इसका संक्रमण अभी भी है, तब तक आप डोसेज को थोड़ा हायर साइड पे ही रखें। नेक्स्ट है आंवला। आंवला क्या करेगा? आंवला अगेन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमें 1 साल तक बंद नहीं करना है लेना, राइट। अब आपको मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि सप्लीमेंट्स तो लेना है पर बॉडी पे भी काम करना है। तो आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, अपने खाने में एक रूटीन बना लीजिए कि 2-3 चीजें हमको रखनी ही रखनी है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, बाहर से अचार खरीद के ले आते हैं जो कि प्रॉपरली फर्मेंटेड नहीं होता है। अगर आप अपने घर में देखो तो आप लोग के घर में जो नानी दादी हैं, वो पिछले सीजन में कोई अचार बनाएंगी, उसको धूप में पकाएंगी, फिर उसको रख देंगी, फिर आप अगले सीजन में उसको खाते हो, राइट। अगले सीजन में बड़ा अच्छा हो जाता है, खाने लायक होता है। क्यों? ये प्रोसेस होता है कि वो फर्मेंट होता है। तो जब आप वो खाते हो तो आपका स्टमक हेल्थ अच्छा रहता है, गुड बैक्टीरिया अच्छा रहता है। अभी जितने कोविड पेशेंट हैं, अगर किसी को भी पहले से स्टमक डिसऑर्डर रहा है तो उनका तो भूख एकदम कम हो गया है, वो कुछ खा ही नहीं पा रहे, उनको लिक्विड चाहिए बहुत ज्यादा। तो कई बार आप उनको ओरल न्यूट्रिशन जो दे रहे हो, लिक्विड के फॉर्म में दे रहे हो, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमेशा अपने स्टमक हेल्थ पे काम करते रहें, अपने इम्यूनिटी पे काम करते रहें। तो जब भी आप खाना खाइए, 2-3 चीज आपके खाने में जरूर होना चाहिए। गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को सोर्स दही हो सकता है, हम थोड़ा दही ले सकते हैं, या जो आप चटनी बनाते हो, चटनी ले लो, उसमें विटामिन मिनरल होता है। आंवला नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, धनिए का, टमाटर का चटनी बनाओ आप, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएगा। साथ में अगर आप अचार ले लेते हो थोड़ा सा, तो अचार भी अच्छा रहता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक रूटीन बना लो कि आपको 2 टाइम तो फ्रूट खाना है। अभी जैसे शाम का समय हुआ है, अभी 5:30 बज रहे हैं, इस समय हम लोग क्या करते हैं, कई बार चाय पीते हैं, बिस्किट नमकीन कुछ खाते हैं, तो इस समय यू मेक श्योर कि यू आर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स रोज अपने रूटीन में, डाइट में, घर में बच्चों को भी खिलाओ कि एटलीस्ट कोई भी फ्रूट खा लिया ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। एंड डेली इन ईच मील मेक श्योर कि आप हर मील में थोड़ा सब्जी का अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रोटी चावल ये सबसे अपना जो प्लेट है वो फिल करते रहते हैं, थोड़ी सी सब्जी ले लिया, थोड़ा सा दाल ले लिया, राइट। दिस शुड नॉट बी द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग थोड़ा चेंज करिए।
राइट। अब आंवला में क्या है, आंवला में विटामिन सी है। विटामिन सी इसमें संतरे के मुकाबले 30 गुना ज्यादा होता है। तो जैसे मौसम बदल रहा है, कई लोगों को आप देखेंगे तो सीजनल सर्दी खांसी हो जा रही है। ऐसे केस में आप आंवला दे दीजिए जिनको सीजनल सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको भी अपने इम्यूनिटी पे काम करना है, आंवला इज अ मस्ट एक सप्लीमेंट, आंवला जरूर लेना है। और दूसरा, हमको पता भी है कि आंवला बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है। तो अगर आपको कोई ये भी बोलता है कि हमको मतलब थोड़ा सा बजट का कहीं इशू हो रहा है, तो आंवला उनको जरूर एज एन इम्यूनिटी सप्लीमेंट दे दीजिए, राइट। इसके साथ ही जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उनको भी दीजिए। और आंवला हमको कितना लेना है, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। आप एक बार सुबह दे दीजिए, मतलब जब भी आप उठे उसके बाद, फ्रेशन अप होने के बाद खाली पेट ले लीजिए। दूसरा आप लंच के बाद ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सप्लीमेंट इज krill ऑयल। krill ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है उन लोगों के लिए जिनका सिटी स्कैन रिपोर्ट ठीक नहीं है। प्लीज अपने पास लिख लीजिए कि अगर किसी का भी सिटी स्कैन रिपोर्ट ठीक नहीं आ रहा है तो उनको हम क्या देंगे, उनको हम krill ऑयल डेफिनेटली देंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे केस में krill ऑयल दिया जाए, राइट। अगर किसी का भी, मैक्सिमम केसेस में किसी का भी 9 से ज्यादा सिटी स्कैन रिपोर्ट आ रहा है, ऑल्सो प्रणाली मैम टोल्ड यू, तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, या उससे 12-15 से ज्यादा हो जा रहा है तो सीवियर इन्फेक्शन है। तो प्लीज कीप दैट इन नोट। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सिटी स्कैन की रिपोर्ट खराब है तो क्लॉट्स डेफिनेटली बन रहे हैं। और अगर क्लॉट्स बन रहे हैं तो हमको जो सबसे पहला सप्लीमेंट दे देना है वो है krill ऑयल। krill ऑयल ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो ईपी और डीएचए के फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड है, एस्टाजेंथिन है। सबसे पहला काम ये जो करेगा कि लंग्स में जो क्लॉट बन रहे हैं, उस वो जो सेमी सॉलिड हो गया है, आपका जो फ्लूइड था वो क्लॉट बन गया है, राइट, उसको धीरे 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 करके वापस फ्लूइड फॉर्म में ले जाएगा, राइट। जैसे ही क्लॉट्स कम होने लगेंगे, आपका सीटी स्कैन का वैल्यू ठीक होने लगेगा, आप आउट ऑफ द रिस्क हो जाओगे, राइट। एनीबॉडी हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव भी आ जा रहे हैं कोविड के प्रॉब्लम में, उनको भी आप krill ऑयल फर्स्ट डे से देना शुरू कर लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट है, धीरे धीरे अपना रिजल्ट आने में मदद करेगा बॉडी में, राइट। तो हम वेट नहीं कर सकते कि सीटी स्कैन का रिपोर्ट होगा, क्लॉट आ रहा है नहीं आ रहा है तब देंगे। अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो क्लॉट बनने के चांसेस थे, ज्यादा क्लॉट बनने ही ना दे, राइट। इसमें एस्टाजेंथिन भी है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाएगा और आपके हार्ट का फंक्शन भी अच्छा रखेगा, आपके लिवर का फंक्शन अच्छा रखेगा। क्योंकि हमको पता है कि जिनको भी क्लॉट बन जा रहा है, जस्ट इन केस उनके हार्ट या लिवर की प्रॉब्लम्स थोड़ी खराब होने लग रही है, राइट। इसके अलावा ये सूजन को भी कम करने में मदद करेगा। तो फिलहाल जिनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया है, जो भी, और जिनको भी सिटी स्कैन का रिपोर्ट ठीक नहीं आया है, उन सभी केसेस में आप कम से कम 4 से 6 कैप्सूल डोसेज रखेंगे कि 2-2-2 कर दीजिए। 4 कैप्सूल से लेके 6 कैप्सूल तक आप krill ऑयल की डोसेज को रखें। नेक्स्ट सप्लीमेंट हमारा है करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन प्लस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि आप स्टीम में डाल के इसको ले सकते हैं। जो सुबह हम गर्म पानी पी रहे हैं उसमें भी आप 1 से 2 करक्यूमिन डाल के ले सकते हैं। क्यों फायदा करेगा करक्यूमिन? अगेन क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, राइट। एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है। करक्यूमिन लेने से क्या क्या फायदे हैं, इसमें आंवला भी है, पाइपरीन भी है। तो जब भी आप करक्यूमिन लेते हो, क्या बेनिफिट होगा हमें कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज कम करेगा। जो हमारे को सर्दी खांसी हो जाती है या फिर जुकाम रहने लगता है, बॉडी में इंटरनली जो सूजन आती है उस पे काम करेगा। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। आंवला है, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करेगा। पाइपरीन है,
जो कि घर में क्या करते हैं, जब किसी चीज में हम हल्दी डालते हैं तो थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देते हैं, राइट? क्यों डालते हैं? कि हल्दी थोड़ा बेहतर तरीके से जब आप खाओ तो हल्दी थोड़ा अब्जॉर्ब हो बॉडी में। तो करक्यूमिन के साथ ये जो काली मिर्च है ये क्या मदद करेगी कि आपके बॉडी में जाके सूजन को कम करेगी, और जो करक्यूमिन आपके शरीर में गया है वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, राइट? तो करक्यूमिन कितना लेना है? 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, 1 से 2 कैप्सूल में आप चूज कर सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम। याद रखिए, अगर किसी को जो सर्दी खांसी हो रही है, कई लोग को कंजेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि बोला भी नहीं जा रहा है, राइट? कई लोग को इतनी ज्यादा खांसी हो रही है कि ठीक से सांस नहीं आ रही है, या इवन फोन पे बात नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में जहां इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, वहां पे आप पूरे दिन में 2 कैप्सूल रखिए। जहां कंजेशन कम हो गया, सर्दी खांसी कम हो गई, उसके बाद आप भले करक्यूमिन का डोज कम करिए, लेकिन शुरुआत में आप बढ़ा के ही डोसेज रखिए करक्यूमिन। नेक्स्ट है प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर की बात करें तो प्रोटीन पाउडर क्या करता है? रिपेयर और मेंटेनेंस में काम करता है। द वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर तो आपको हर केस में देना पड़ेगा। किसी को कोविड है, कोई कोविड से रिकवर कर रहा है, हमको पता है वो खाना नहीं खा पाएगा, वो बार बार खाना चबा नहीं पा रहे हैं, उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा, स्मेल ही नहीं आ रहा, तो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो अगर तो आपके घर में होम आइसोलेटेड है पेशेंट्स, तो आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि खाने में आप थोड़ा सा जैसे ऐसी चीजें डालें जो टेस्ट ला सकते हैं। जैसे आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल के दे सकते हैं, खिचड़ी बनाइए, दाल पिलाइए, प्रोटीन पाउडर पिला दीजिए, या फ्रूट जूस लेके आए, कोई शेक बना दिया, कुछ बना दिया, तो प्रोटीन पाउडर दे दिया। क्योंकि आप जब भी किसी कोविड पेशेंट को खाने को दे रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं, उनको ना स्मेल आ रहा है, ना टेस्ट आ रहा है, और खाया भी नहीं जा रहा है, वो कुछ भी गल्प नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ये एक तरीका है जहाँ पे उनके बॉडी को रिपेयर किया जा सकता है। क्योंकि भूख नहीं लग रही है, पेशेंट्स खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है कि हम उनको हाईली न्यूट्रिशियस चीजें खिलाएं। तो आप प्रोटीन पाउडर दें, इसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, लो फैट सोय है, वे प्रोटीन फूड सप्लीमेंट है, डाइजेस्ट करने के लिए इजी है। किसी को छोले चने राजमा लोबिया ये सब डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको भी दे दीजिए। मेक श्योर कि आपके हर मील में कुछ प्रोटीन है। ऐसा नहीं करना है जो हम लोग हमेशा करते हैं कि सुबह रोटी सब्जी बन जाएगी, रात को चावल दाल बनेगा, राइट? एक टाइम कभी पनीर बन जाएगा, मन किया तो राजमा बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हर टाइम दाल रखिए या तो डाइट में, एक टाइम कभी एग खा लीजिए अगर आप एग्स खाते हैं, शाम को कभी चिकन खा लीजिए अगर आप खाते हैं। अगर आप नहीं खाते तो छोले चने राजमा लोबिया स्प्राउट्स, मूंग दाल स्प्राउट्स, बेसन का चीला, तमाम चीजें हैं। साथ में प्रोटीन पाउडर अपने रूटीन में रखिए। हर टाइम प्रोटीन खाना पड़ेगा, तभी रिकवर जल्दी कर पाओगे आप। रिकवर करने के बाद भी लोग बहुत अपने आप में फटीग फील कर रहे हैं, थकान फील कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे, वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे। तो अगर आपको चाहिए रिकवरी रेट ज्यादा बेहतर हो जाए तो प्रोटीन पाउडर देना इज वेरी नेसेसरी। और प्रोटीन पाउडर आप 1 से 2 स्कूप किसी भी लिक्विड चीज में दे सकते हैं। नेक्स्ट है एल आर्जिनिन। अब एल आर्जिनिन के बारे में बात करें तो इसमें वाइटामिन लाइकोपीन फॉलिक एसिड रेसोवेट्रॉल होता है। तो जिनको भी, जैसे मैंने बताया, जिनका सीटी स्कैन रिपोर्ट खराब आया है या जो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको एल आर्जिनिन जरूर देना है। क्योंकि इसमें ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, रेसोवेट्रॉल है, बीट जूस है जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंचाता है। तो जो भी क्लॉट्स की वजह से क्या हुआ है, आपकी आर्टरीज या वेन्स जो हैं वो अब कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड दोगे तो धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगेंगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में फ्लो करेगा, प्रॉपरली ब्लड फ्लो रहेगा, SpO2 लेवल मेंटेन रहने में मदद मिलेगा। एक चीज का बस ध्यान रखिए कि एल आर्जिनिन आप जरूर देंगे इम्यूनिटी के लिए या क्लॉट्स के केस में, जिसको भी सीटी स्कैन का रिपोर्ट ठीक नहीं आ रहा है। बट उनको कभी नहीं देना है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको पेसमेकर लगा हुआ है, या किसी को अगर स्टंट डले हुए हैं। ऐसे केस में हम एल आर्जिनिन नहीं देंगे। आपको 1 सैशे 1 गिलास पानी में घोल के दे देना है, राइट? जो केसेस में अवॉइड करना है वो आप अपने पास नोट डाउन।
नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है रेस्पो केयर। नाउ रेस्पो केयर का मेजर वर्क किधर है? आपके लंग्स में। कोरोना की प्रॉब्लम किधर हो रही है? लंग्स में। तो ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है किसी को भी जो लेना है इस दौरान, भले ही किसी को कोविड हुआ है नहीं हुआ है, कोई रिकवर कर रहा है, 1 साल तक कंटिन्यूअस आपको जो सप्लीमेंट लेते रहना है वो है रेस्पो केयर, क्योंकि ये टॉन्सिल, साइनस, फ्लू, निमोनिया के केस में काम कर रहा है। पोस्ट कोविड निमोनिया बहुत कॉमन हो गया है, पोस्ट कोविड डायरिया बहुत कॉमन हो गया है, पोस्ट कोविड जॉन्डिस बहुत कॉमन हो गया है। तो इसीलिए इम्यूनिटी पे, डाइजेशन पे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई रिकवर भी कर जा रहा है कोविड से, उसको निमोनिया हो जा रहा है, तो इसीलिए रेस्पो केयर तो जरूर देना है आपको। इसमें दशमूल क्वाथ है जो कि सर्दी, खांसी, वीक लंग्स के लिए अच्छा है। कंकारी है, दैट विल डू कि आपके बॉडी में ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट लाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर। गिलोय है, इम्यूनिटी पे काम करेगा। वसाका है जो कि सर्दी खांसी के केस में काम करता है। तुलसी है जो कि फ्लू के प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, हेडेक को कम करता है। पीपली है जो कि कोल्ड कंडीशंस पे काम करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो वसाका है, तुलसी है, साथ में पीपली है जो कि कोल्ड कंडीशंस में काम करेगा। सौंठ है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से काम करता है। और काली मिर्च है जो कि अगर किसी को बलगम बन रहा है तो बलगम नहीं बनने देता है, जो म्यूकस है, कंजेशन है, उसको खत्म करता है। तो रेस्पो केयर आपको कोविड पेशेंट्स को देना है, बट डोंट स्टॉप टेकिंग रेस्पो केयर 1 साल तक। हमको नहीं, पिछले साल हमको नहीं पता था इस साल क्या कंडीशन होगी, अभी हमको नहीं पता अगले साल क्या कंडीशन होगी। तो जब तक आप एटलीस्ट कंटिन्यूअसली नहीं सुन लेते हो 6 महीने के लिए कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, कोविड की प्रॉब्लम अब इतनी ज्यादा लीथल नहीं है, इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, तब तक आपको रेस्पो केयर लेते रहना है ताकि आपका जो लंग्स है वो स्ट्रांग रहे। राइट? कितना लेना है रेस्पो केयर? 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। ये कम से कम आपको 1 साल तक कंटिन्यूअसली लेते रहना है। राइट? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रोज दिन में 2 बार समय निकालें, अभी मीटिंग के बाद भी 15 मिनट समय निकालें, बाहर अपने लॉन में या बैल्कनी में, टेरेस पे, गार्डन में, कहीं भी निकल के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जो हम नॉर्मली कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आप करते हैं वो आप करें। कुछ नहीं अगर कर सकते तो बस इनहेल करना है, फिर स्टॉप करना है, एक्सेल करना है। टेलीग्राम ग्रुप जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको थोड़े दिन पहले ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक वीडियो भेजा हुआ था, तो वैसे आप ब्रीथ करिए। आपको बस इम्पोर्टेंट है कुछ चीजों को समझना जो मैंने शुरुआत में ही बोली कि दिस डिजीज इज नॉट गिविंग अस एनी टाइम। तो बिकॉज ये प्रॉब्लम आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आपके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं। राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो नो कि इम्यूनिटी इज अ डेली प्रोसेस। और जब तक हमको एटलीस्ट ये नहीं पता है कि जब तक आपके न्यूज में आना बंद ना हो जाए कि कोविड 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 जो आप सुन रहे हो, हर न्यूज चैनल पे सुन रहे हो, पेपर में पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हो, आसपास के लोग बात कर रहे हैं, जब तक एटलीस्ट इसका अमाउंट ऑफ टॉकिंग अबाउट कोविड कम ना हो जाए तब तक इम्यूनिटी पे काम करिए। एंड ये भी ध्यान रखिए कि केवल वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करना है। किसी को भी वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बट जो कंजेशन हो रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे हैं। तो इन्फेक्शन हर टाइप का हो सकता है, इम्यूनिटी बिल्ड करना है आपको। आज अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो आज वायरस से दिक्कत है, कल कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया, कोई और फंगस दिक्कत कर सकता है। तो इट इज अ एवरीडे प्रोसेस एंड कीप डूइंग इट। 1 साल तक ये करते रहिए। घर में बैठ के अच्छा खाइए, थोड़ा न्यूट्रिशियस चीजों को खाइए। डोंट ईट द फूड की रात को ज्यादा बन गया था तो रख दिया, अगले दिन सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे। फ्रेश फूड खाइए। अभी इस मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स आने लगे हैं तो प्लेट में अलग अलग रंग के अलग अलग फ्रूट्स रखिए ताकि अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते रहे। राइट? तो ये बेसिक चीजें जो करनी है अपार्ट फ्रॉम दिस। राइट? सो ओवर टू यू प्रणाली मैम, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यस, सो एक जस्ट चीज ऐड करनी है। मैंने अभी बस जैसे कि मैम ने आपको सेशन के दौरान बताया था, दैट इज कोविड जो है वो आपके ब्लड के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है। तो उस रिलेटेड एक वीडियो मैंने अभी टेलीग्राम में शेयर किया है। सो डू कनेक्ट द टेलीग्राम। इंग्लिश में वीडियो है बट
एटलीस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे वो होता है, और उसके ऊपर फिर आपको क्रिल और एलार्जिन जो है स्पेसिफिकली हम उसके ऊपर रेकमेंड करते हैं। सो इसी वजह से जो है हमें वो चीज देनी है, तो प्लीज लिसन दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैम ने बहुत सारी चीजें आज कवर की है। आई होप कि सब लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि सारी चीजों को समझना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, बट नो वरीज, हम ये रेगुलर सेशन करेंगे, रोज थोड़ा 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 सुनते रहोगे, आपको वैसी चीजें समझ में आ जाएगी। कि आप लोग अपने फीडबैक हमें मेल पे भेज रहे हो, बिकॉज अब मेल पे आप 2 मिनट टाइम निकाल के मेल करो, सो दैट वी हैव एन अकाउंट कि आप लोग को एक्चुअली मीटिंग्स पसंद आ रही है। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था, और कल ही मैंने इस पे काफी कुछ पढ़ा है, तो आई जस्ट लाइक टू ब्रिंग इनटू योर अकाउंट कि बच्चों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, डेफिनेटली आप कोलेस्ट्रम, इनलीगो दे सकते हैं, बट डोंट वरी अलॉट अबाउट 10 years या बिलो किड्स, क्योंकि केवल 1% बच्चों को कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और उनको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जितने भी 10 साल या 10 साल से छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो भी रहा है, इट इज हार्डली 1 या 2 दिन का फीवर इन मैक्सिमम केस, और 1% बच्चे ही इफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा घर में अगर बच्चा इन कॉन्टैक्ट आ भी गया तो बच्चा बच जा रहा है, राइट? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी इज वेरी डाइवर्स एंड इज बिल्डिंग। तो ये वायरस फिलहाल बच्चों को एज पर द रिसर्चेस एंड स्टडीज एंड रेगुलर टॉक्स जो मैंने किया है बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस के साथ, बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट स्टिल बी वेरी कॉशियस, कीप वर्किंग बच्चों की इम्यूनिटी पे। उनको कोलेस्ट्रम जरूर दे दीजिए, उनको इन्विगो प्रोटीन दे दीजिए, रूटीन बना दीजिए बच्चों का इस टाइम पे स्पेसिफिकली कि बच्चे फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, घर का बना खाना खा रहे हैं, वैसे भी हम लोग बाहर नहीं जा रहे, जंक फूड्स नहीं खा रहे। तो दिस थिंग कैन बी केप्ट इन माइंड एंड डोंट वरी। The only thing, the best thing that we have to do is having a positive mindset, ताकि आपके बॉडी में स्ट्रेस ना हो और चीजें खराब हो। So only do this and I guess we have covered rest of the things. Yes, so true. So I am repeating कि बहुत सारे messages, krill oil, colostrum and Invigo protein powder. So these 3 basic supplement above 4 years. तो 4 साल के ऊपर जितने भी बच्चे आपके घर में, 2 krill की कैप्सूल, 4 colostrum और 2 चम्मच इन्विगो प्रोटीन पाउडर। तो ये याद रखना फॉर्मूला 242, 2 क्रिल, 4 कोलेस्ट्रम, 2 इन्विगो, राइट? तो ये आपके बच्चों को 4 साल के ऊपर दे सकते हो, अभी से दीजिए, चाहे उनको प्रॉब्लम हो चाहे उनको प्रॉब्लम ना हो, आप अभी से उनको देना शुरू कीजिए। दीज आर लाइक बेसिक सप्लीमेंट फॉर देयर इम्यूनिटी, ठीक है? सो आई होप, यस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हो कि यस मैम फीडबैक, बट हमें चैट बॉक्स में नहीं, हमें मेल पे चाहिए, राइट? तो प्लीज जस्ट 1 से 2 मिनट लगते हैं मेल करने के लिए। ये यहाँ पे जो टाइप करते हो ना, जस्ट कॉपी कीजिए, पेस्ट वहाँ पे कीजिए और मेल कर दीजिए, ठीक है? ओके, सो टेलीग्राम से कनेक्ट हो गए, आपको वीडियो मिल गया? कुड यू प्लीज कंफर्म कि आपको वीडियो मिला या नहीं? हैव यू कनेक्टेड विद टेलीग्राम? ओके ओके ओके, सो डू लिसन दैट वीडियो, डू सी दैट वीडियो बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी वे में समझा है वीडियो, तो विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा है उसका, ठीक है? सो कल फिर से मिलेंगे 7 o'clock को। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड रेगुलर जो हमारी बाकी हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स के ट्रेनिंग्स करते हैं, तो उस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में अवेलेबल होती है, यू कैन अटेंड दैट ट्रेनिंग एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ओके एक कॉमन क्वेश्चन, ओके जस्ट 1 मिनट, एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे रेस्पो केयर का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम रेस्पो केयर का ऑल्टरनेटिव क्या है? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि मेनी प्लेसेस पे रेस्पो केयर अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, सो यू कैन यूज नोनी एंड कोएंजाइम Q10। अगर आपको लगता है कि मैम रेस्पो केयर अवेलेबल नहीं है, नोनी एंड को Q10 आप यूज कर सकते हो टिल द टाइम जब तक आपको रेस्पो केयर नहीं मिलता, बट राइट फॉर रेस्पो केयर नहीं मिला तो नोनी एंड को Q10 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। Okay, so thank you so much. Have a great day and keep smiling. Thank you so much, Pranali ma'am. Thank you everyone.